नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पिछले टॉपिक जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हमने कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना था पिछली वीडियो के अंदर। और पिछली वीडियो में हमने दो ऐसे एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं प्लांट की डेवलपमेंट के लिए। उन दो एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अब आगे इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके अलग अलग एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो प्लांट के द्वारा किस तरह से अपटेक किए जाते हैं, कहाँ किस पार्ट के अंदर वो रोल प्ले करते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, क्या फंक्शन होते हैं उनके प्लांट के अंदर और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये 4 पॉइंट हम हर एक एलिमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का पहला एलिमेंट है कैल्शियम। देखते हैं कि कैल्शियम किस तरह से किस फॉर्म के अंदर प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, हर एक सॉइल के टाइप के अंदर बिल्कुल कैल्शियम प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सॉइल के टाइप के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा। जहाँ कैल्शियम प्रेजेंट होगा वहाँ कैल्शियम एक कंपाउंड की फॉर्म के अंदर पाया जाएगा जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जिस सॉइल में भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा वहाँ से प्लांट क्या करेगा, कैल्शियम को निकाल लेगा। किस कंपाउंड से? कैल्शियम कार्बोनेट से। किस फॉर्म के अंदर कैल्शियम को निकालेगा वह? इस फॉर्म को कहते हैं हम कैल्शियम आयन फॉर्म। तो इस पॉइंट के अंदर यही लिखा गया है कि इट इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट के द्वारा ये सोइल से एब्सॉर्ब किया जाता है इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की फॉर्म के अंदर ही सोइल से प्लांट के अंदर जा सकता है कैल्शियम। बट सोइल के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट रीजन। अब सोइल ने कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब ये कैल्शियम कहाँ कहाँ काम करेगा, क्या रीजन है प्लांट के जहां वो काम कर सकेगा? देखिए, इट इज नीडेड इन मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ये हर एक सेल के अंदर, हर एक टिश्यू के अंदर मान लीजिए जो सेल डिवाइड हो रही है और डिफरेंशिएट हो रही है उन टिश्यूज के अंदर ये काम में आएगा। ये रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम की। ठीक है, इट इज अकुमुलेटेड इन द ओल्डर लीव। जो भी लीव्स ओल्ड हो जाती हैं, यंगर लीव होती हैं और ओल्डर लीव होती हैं, ओल्डर लीव के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस रिक्वायरमेंट रीजन के पॉइंट में यही कहा गया है, इसकी कैल्शियम की जो नीड होती है वो मेरिस्मेटिक सेल के अंदर भी होगी और किसके अंदर? डिफरेंशिएटिंग सेल के अंदर भी होगी। और ये ज़्यादातर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादातर ओल्डर पार्ट के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी, जैसे कि ओल्डर लीव्स होगी। ओल्डर लीव्स के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, उनके टिश्यू के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू यंगर लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके फंक्शन। कैल्शियम यहाँ पहुँच तो गया इन टिश्यूज़ के पास, बट ये काम क्या करता है? कैल्शियम का काम क्या होता है उन टिश्यूज़ के अंदर? देखते हैं। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ पैक्टिन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कई कंपोनेंट पाए जाते हैं। सेल वॉल कई कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। उन्हीं कंपोनेंट में से एक है पैक्टिन, जिसका क्या सिंथेसिस होता है? किससे? कैल्शियम से। कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन कहाँ होता है? सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम आल्सो प्ले रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसी के अंदर भी कैल्शियम का अच्छा खासा रोल होता है। इट इज इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो सेल वॉल होती है वो फुली परमेबल होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और वो सेलेक्टिवली परमेबल बनाने के लिए उस मेम्ब्रेन को कैल्शियम की हेल्प लगती है। तो यहाँ पे लिखा गया है इट इज इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए भी कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम। कुछ एंजाइम को ये क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। कौन कौन से एंजाइम हो गए? जैसे कि एटीपीएज हो गया, काइनेज हो गए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गए। ये एंजाइम क्या है? मेटाबॉलिज्म के अंदर
काम देने वाले एंजाइम है और इनका एक्टिवेशन के लिए कौन ज़रूरी होता है, कैल्शियम ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट अपेक्स। शूट एंड रूट की अपेक्स के डेवलपमेंट के लिए भी क्या ज़रूरी है, कैल्शियम की नीड है। देखिए दोबारा से फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए कैल्शियम का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो पैक्टिन का सिंथेसिस करवाना जो सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है उसको भी कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है। कैल्शियम रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म किसकी, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी रोल प्ले करता है। और ये कुछ एक एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जैसे कि एटीपीएज हो गया, काइनेजेस हो गए या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गए। ये एंजाइम का नाम आप ध्यान रखना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का एक्टिवेशन कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है, रूट एंड शूट अपेक्स की डेवलपमेंट के अंदर भी कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये कैल्शियम के बारे में क्या, किस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका रिक्वायरमेंट रीजन क्या होता है, कि कौन सी सेल के अंदर पाया जाता है। तीसरा, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कि कैल्शियम ना होने पर क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं प्लांट के अंदर, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। तो चलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं कैल्शियम के क्या क्या होते हैं। पहला सिम्टम है डेथ ऑफ मेरिस्मेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन जहां भी प्लांट के अंदर पाया जाएगा उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, किसकी एब्सेंस के अंदर, कैल्शियम की एब्सेंस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, स्टंटेड ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो जाएगी, प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा, उसकी हाइट छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफन अपीयर इरेगुलर इन फॉर्म। जो लीफ की मार्जिन होती है, लीफ के जो कॉर्नर होते हैं, जैसे कि ये लीफ है, इस लीफ के ये जो कॉर्नर हैं, ये जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, किसकी एब्सेंस के अंदर, कैल्शियम की एब्सेंस के अंदर। और क्या हो सकता है कि जो लीफ की टिप है वो हुक जैसी बन सकती है। जो लीफ की जो ये टिप है, ये जो पोर्शन है, ये कैसा हो सकता है, हुक जैसा बन सकता है, ग्रो होकर के इस तरह हुक का फॉर्मेशन कर सकता है, किसकी एब्सेंस के अंदर, कैल्शियम की एब्सेंस के अंदर। और उस डिजीज को कहते हैं विदर टिप। विदर टिप नाम की एक डिजीज हो जाती है प्लांट के अंदर, जिसके सिम्टम्स हमें लीफ के ऊपर देखने को मिलते हैं। क्या हो सकता है कि उसकी जो मार्जिन होती है वो इरेगुलर हो जाएगी और लीफ की टिप क्या है, किस तरह से हुक का फॉर्मेशन कर लेगी। उस डिजीज को हम कहते हैं विदर टिप, जो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स बिकम स्मॉल एंड मेलफॉर्म्ड। पोटैटो आखिर होता क्या है, मैंने स्टेम की मॉडिफिकेशन के अंदर आपको बताया था कि पोटैटो एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है उस स्टेम के टिप के ऊपर पाया जाता है। ये स्टेम की टिप का सोलन पार्ट होता है जिसे हम पोटैटो कहते हैं। तो अगर वहां पे मैरिस्मेटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है कि स्टेम की टिप और रूट की टिप के ऊपर मैरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब मैरिस्मेटिक सेल ही डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो पोटैटो का डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो के अंदर भी क्या है, मैरिस्मेटिक सेल्स हैं। नोड की फॉर्म के अंदर जो पोटैटो की आईज होती हैं वो क्या है, मैरिस्मेटिक सेल्स हैं। तो क्या है, उनकी वजह से पोटैटो का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों, कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी है तो मैरिस्मेटिक सेल क्या हो जाएंगी, डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा उनका, और डेथ होने की वजह से क्या होगा, पोटैटो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कहा गया कि पोटैटो ट्यूबर्स बिकम स्मॉल, तो छोटे छोटे पोटैटो रह जाएंगे। और मेलफॉर्म्ड क्या मतलब, उनका जो साइज है, जो बनना होता है, उनकी फॉर्मेशन होना होता है, वो खत्म हो जाती है, मतलब वो बनना बंद हो जाते हैं। तो पोटैटो ट्यूबर्स बिकम स्मॉल हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम्प्लीट सेल डिवीजन और माइटोसिस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, बिना किसी सेल वॉल के फॉर्मेशन के कोई भी एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। आपको पता है कोई भी सेल डिवीजन दो पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। पहला साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाएगा, बट साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए हमें क्या, किसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और सेल वॉल के अंदर क्या आता है, एक पैक्टिन नाम का सब्सटेंस शामिल होता है, और पैक्टिन का सिंथेसिस किससे होता है,
कैल्शियम से होता है। तो कैल्शियम अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पैक्टिन नहीं बनेगा, पैक्टिन नहीं बनेगा तो सेल वॉल की कंपोजिशन अधूरी रह जाएगी, और सेल वॉल की कंपोजिशन अधूरी रह गई तो सेल वॉल कंप्लीट फॉर्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो चलता ही रहेगा बट पूरी सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ सकती है कैल्शियम की एब्सेंस के अंदर। अब देखिए जो कैल्शियम है किस तरह इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है हर किसी फंक्शन के अंदर, प्लांट के फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर लिखा है इनकम्प्लीट सेल डिवीजन हो जाएगा, या फिर माइटोसिस कह सकते हैं, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट सेल डेवलप हो जाएंगी। तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। वो किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे पैक्टिन का सिंथेसिस नहीं हुआ। देखिए सेलुलोज से तो बनता है, सेल वॉल सेलुलोज से तो बनता है, बट कंप्लीट सेलुलोज नहीं होता, 100% सेलुलोज नहीं होता। तो उसके अंदर और सब्सटेंसेस भी होते हैं जिसके अंदर एक पैक्टिन एक सब्सटेंस आता है। तो पैक्टिन नहीं होगा तो सिर्फ सेलुलोज से तो सेल वॉल बनेगी नहीं, तो पैक्टिन की भी जरूरत सेल वॉल को बनाने के अंदर होती है। तो सेल वॉल नहीं बनेगी कैल्शियम के एब्सेंस के अंदर, तो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो सकती है सेल डिवीजन के दौरान। लास्ट देखते हैं, थिन क्लोरोटिक मार्जिनल बैंड्स डेवलप। मतलब जो लीफ होती है, लीफ के चारों ओर जो मार्जिन होती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी येलो कलरिंग आ जाती है जिसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि थिन क्लोरोटिक मार्जिनल बैंड डेवलप। तो लीफ के मार्जिन के ऊपर छोटी सी थिन डेवलप होती है, किसकी, क्लोरोसिस बैंड डेवलप होता है छोटा सा। तो यहाँ पे लिखा है थिन क्लोरोटिक मार्जिनल बैंड डेवलप हो जाते हैं। तो ये कुछ एक डेफिशिएंसी सिम्टम है जो आपको ध्यान रखने में, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक रीजन की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटैटो ट्यूबस से छोटे रहने लग जाएंगे, ग्रोथ छोटी हो जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी, मार्जिन ऑफ लीव्स कैसी हो जाएंगी, इरेगुलर हो जाएंगी, और उसकी टिप क्या हो जाएगी, हुक का फॉर्मेशन कर लेगी, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे हम विदर टिप के नाम से जानते हैं, और साथ के साथ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और थिन क्लोरोटिक मार्जिनल बैंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे लीफ के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम अगर प्लांट के अंदर नहीं हो तो ये सिम्टम्स आपको प्लांट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है पोटाशियम। आइए देखते हैं पोटाशियम के बारे में। सोर्स ऑफ पोटाशियम टू द प्लांट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सोइल के अंदर पोटाशियम प्रेजेंट होता है कंपाउंड की फॉर्म के अंदर, जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म के हैं। उन कंपाउंड की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है? पोटाशियम सल्फेट हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट हो सकता है। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्लांट पोटाशियम निकाल के अपने अंदर ले लेता है। मतलब पोटाशियम आयन की फॉर्म के अंदर ही प्लांट पोटाशियम को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट सोइल के अंदर कंपाउंड्स की फॉर्म के अंदर पोटाशियम प्रेजेंट होगा, जैसे कि पोटाशियम सल्फेट या फिर पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम इज यूजुअली प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन क्ले सॉइल। कई टाइप की सॉइल प्रेजेंट होती हैं, एल्यूवियल सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है। इन सॉइल के टाइप में से क्ले सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। तो क्ले सॉइल के अंदर जो प्लांट ग्रो होंगे वो सबसे ज़्यादा पोटाशियम को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है पोटाशियम इज यूजुअली प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल के अंदर ही सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट कंटेन्स अप्रोक्स 0.3 to 6% ऑफ होल प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर इस पोटाशियम का जो परसेंटेज है वो कितना है? मात्र 0.3 से 6%। इतना ही परसेंट पोटाशियम पूरे प्लांट के अंदर पाया जाता है। ज़्यादा इसकी अमाउंट होती नहीं है प्लांट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 0.3 से 6% तक ही प्लांट के अंदर पाया जा सकता है पोटाशियम। तो पोटाशियम की अकरेंस ये है कि पोटाशियम को किस तरह से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, किस फॉर्म के अंदर कर पाता है, और कहाँ पे पोटाशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये पोटाशियम के बारे में है। अब देखते हैं कि प्लांट ने पोटाशियम को एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब वो काम कहाँ कहाँ करेगा। जैसे कि पिछले में मैंने बताया, पिछले एलिमेंट के अंदर, उसी तरह इसके अंदर भी है कैल्शियम की तरह। इट इज़ रिक्वायर्ड इन मैरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। डिफरेंशिएटिंग हो चाहे मैरिस्मेटिक हो, हर टाइप के टिश्यू के अंदर ही पोटाशियम की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। पोटाशियम अकुमुलेट इन ओल्डर लीव्स। जिस तरह कैल्शियम के अंदर था कि कैल्शियम भी ओल्डर लीव्स के अंदर अकुमुलेट होता था, इसी तरह पोटाशियम के भी अकुमुलेशन हमें ओल्डर लीव के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पोटाशियम अकुमुलेट इन ओल्डर लीव्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है?
पोटाशियम का कोई स्ट्रक्चरल फंक्शन नहीं होता है, कि पोटाशियम कोई भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करता है प्लांट के अंदर, जैसे कि सेल वॉल कर ली, सेल मेम्ब्रेन वगैरह कर ली, कोई और स्ट्रक्चर बना लिया, थैलेकोइड वगैरह बना लिया, ये कोई भी काम पोटाशियम नहीं करेगा। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर के अंदर कोई रोल नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ रोल है कैटालिटिक फंक्शन के अंदर। तो इट हैज़ नो स्ट्रक्चर रोल, कोई भी स्ट्रक्चर का रोल नहीं है इसका। इट सर्व एज कैटालिटिक रोल, इसका काम है क्या, किनको, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का सिर्फ, बस। अगर पोटाशियम नहीं होगा तो बहुत सारे एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होने का खतरा होता है। तो पोटाशियम का कोई भी स्ट्रक्चरल रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका कैटालिटिक रोल ही हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट के अंदर तो क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, प्लांट को झेलना पड़ेगा, प्लांट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला सिम्टम है प्री मैच्योर डेथ। इनके सेल्स की क्या, मैच्योर होने से पहले ही डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी बिना किसी पोटाशियम के। देखिए, ग्रो होने के लिए, मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म चलता रहना चाहिए सेल के अंदर भी। अगर मेटाबॉलिज्म ही अफेक्ट हो गया, मैंने कहा कि फंक्शन क्या है इसका, कैटालिटिक रोल के अंदर होता है, तो कैटालिसिस के अंदर ही रोल है किसका, पोटाशियम का। अगर पोटाशियम नहीं होगा तो कैटालिसिस नहीं होगी, मतलब एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो सेल का मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, और सेल का मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा तो सेल मैच्योर कैसे होगी, तो मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से पहला सिम्टम्स है सेल्स का प्री मैच्योर डेथ होना। नेक्स्ट देखते हैं सिम्टम, येलो एजेस ऑफ लीफ। लीफ की जो एजेस होती हैं, लीफ की जो एजेस होंगी आपको येलोविश कलर की देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोसिस इज फॉलोड बाय नेक्रोसिस एट टिप एंड मार्जिन ऑफ लीव्स। जो लीफ होती है उसके अंदर पहले तो क्लोरोसिस होगी, कहाँ पे, मार्जिन के ऊपर या फिर टिप के ऊपर, यहाँ पे पहले तो क्लोरोसिस होगी। क्लोरोसिस का मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब येलो कलर का हो जाना, ग्रीन कलर वहाँ से हट जाना, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। पहले तो क्लोरोसिस होगी, उसके बाद होगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्लोरोसिस होगी, पहले क्लोरोफिल पिगमेंट की डेथ होगी, मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, और फिर उसके बाद उसी सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्लोरोसिस इज फॉलोड बाय नेक्रोसिस एट द टिप, लीफ की टिप के ऊपर, या फिर मार्जिन ऑफ लीव्स। मार्जिन मतलब इनके किनारों, लीफ के किनारों के ऊपर भी क्या हमें देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस, उसके बाद उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं कि जो प्लांट होंगे जिनके अंदर पोटाशियम की कमी होगी तो वो क्या होंगे, उनकी जो हैबिट होगी, मतलब उनकी जो प्लांट स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, पुशी टाइप होगी, झाड़ी जैसी स्ट्रक्चर उनकी बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट उसका सिम्टम्स है वीकनिंग ऑफ स्टेम। स्टेम क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। देखिए, वीक होने का कारण यही है कि सेल मैच्योर नहीं रहेंगी। सेल मैच्योर नहीं होंगी किसकी वजह से, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो है, क्योंकि पोटाशियम नहीं है जो कैटालिसिस कर रहा है, मतलब एंजाइम्स को एक्टिवेट कर पा रहा है। तो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल क्या होंगी, प्री मैच्योर रहेंगी, मैच्योर नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो स्टेम होगी वो क्या होगी, वीक होंगी। और जो स्टेम होगी तो वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बुशी अपीयरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोअर रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। पैथोजेंस के लिए भी रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, मतलब ये अपने आप को बीमारी से बचा नहीं पाएंगे। वही इसका सबसे बड़ा कारण कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो ये अपने अंदर ताकत डेवलप नहीं कर सकती, अपने अंदर ऐसी हिम्मत नहीं ला सकती, रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सकती। किसी से भी लड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो पैथोजन से लड़ने के लिए हम इन प्लांट्स के पास क्या है, एनर्जी की कमी है, जो कि मेटाबॉलिज्म की वजह से आएगी। और मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है पोटाशियम से। मैंने आपको ये सारे सिम्टम्स रिलेट करके बता दिए हैं कि इसके फंक्शन से किस तरह से रिलेट करते हैं, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है। तो मैंने पोटाशियम के अंदर क्या बताया, इसका सोर्स बताया, कौन सी सॉइल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, कितना % प्लांट के अंदर होता है, कहाँ कहाँ पोटाशियम का रोल होता है और क्या क्या रोल होता है। रोल के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है, ना कोई स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर के अंदर इसका कोई काम नहीं होता है। साथ में आप इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद रखिए, जो मैंने एक एक करके आपको यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सल्फर। आइए सल्फर के बारे में देखते हैं। इट इज प्रेजेंट एज SO4 2 नेगेटिव इन मिनरल सॉइल। सॉइल के अंदर जो फॉर्म प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है वो फॉर्म है सल्फर की SO4
2 नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव ही प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है। और इसके अलावा भी दूसरी फॉर्म भी पाई जा सकती है सल्फर की, वो कौन सी हैं? FeS फॉर्म और FeS2 फॉर्म, जो कि आयरन के साथ प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ इट इज आल्सो फाउंड इन FeS, मतलब सल्फर आयरन के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड FeS2 फॉर्म विच आर नॉट अवेलेबल टू प्लांट। तो ये फॉर्म क्या है? प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट तो हो सकती हैं, बट इनको प्लांट बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब सल्फर की कौन सी फॉर्म को कर सकता है? SO4 2 नेगेटिव फॉर्म को ही प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लांट के अंदर कैपेसिटी है सिर्फ SO4 2 नेगेटिव को एब्जॉर्ब करने की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, जिस एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, मतलब वहाँ पे पोल्यूशन होता है, एयर के अंदर पोल्यूशन होता है, एयर के अंदर कुछ गैसेज होती हैं जहाँ पे सल्फर भी मिलती है, उन गैसेज के अंदर वो किस फॉर्म के अंदर हो सकती हैं? वो सल्फर की गैसेज SO2 फॉर्म के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर भी सल्फर एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। कहाँ, कौन से एरिया में? जहाँ इंडस्ट्रीज हैं। तो इस पॉइंट पे लिखा है इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया एटमॉस्फेरिक SO2 एंड SO3 मे बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। जब क्या होता है, जब स्टोमेटा गैसेस को अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है, लीफ के द्वारा जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंजमेंट करते हैं, वहाँ से भी सल्फर को एब्जॉर्ब किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में वहीं मिलेंगी जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होगा। तो ये सल्फर की फॉर्म है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट के लिए पाई जा सकती हैं, प्लांट के लिए अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर को प्लांट ने अपटेक तो कर लिया, बट उसका काम करने का रीजन कहाँ कहाँ है? उसका रिक्वायरमेंट रीजन है इट इज रिक्वायर्ड इन स्टेम एंड रूट टिप्स। स्टेम की जो टिप होती है और रूट की जो टिप होती है, जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं, वहीं सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड यंग लीव्स, यंग जो लीव्स होती हैं, जो डेवलपिंग लीव्स होती हैं, वहाँ पे भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज रीमोबिलाइज्ड ड्यूरिंग सीनेसेंस। अब ये सीनेसेंस क्या है? देखिए, आपने देखा होगी कि पतझड़ मौसम के अंदर क्या होता है, पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कह देते हैं? एब्सिशन या फिर सीनेसेंस कह देते हैं। तो सीनेसेंस क्या है? प्लांट पार्ट का प्लांट से अलग होना, दैट इज कॉल्ड सीनेसेंस। अब वो जो सीनेसेंस हो रहा है उस दौरान क्या है, जो पार्ट अलग हो रहा है वहां से क्या हो सकता है, वहां से उससे सल्फर उस पार्ट के अंदर मोबिलाइज कर सकता है जो प्लांट के इंटैक्ट में है, प्लांट के कांटेक्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि सीनेसेंस के दौरान क्या होता है, जो सल्फर है वो रीमोबिलाइज्ड हो सकता है। जो प्लांट पार्ट जो प्लांट से अलग हो रहा है, जैसे कि पत्ती झड़ रही है, तो पत्ती में से जो सल्फर है वो प्लांट के अंदर वापस चला जाएगा, ताकि सल्फर का क्या ना हो, लॉस ना हो। तो यहाँ पे सल्फर क्या है? एक मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट है। तो इसके अंदर यही लिखा है इट इज रीमोबिलाइज्ड ड्यूरिंग सीनेसेंस। सीनेसेंस के दौरान जो सल्फर होता है वो रीमोबिलाइज्ड हो सकता है, मतलब लीव से वापस स्टेम के अंदर आ जाता है, ताकि सल्फर का लॉस बहुत ही कम हो, हमें कम एब्जॉर्ब करना पड़े। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है, सल्फर क्या क्या फंक्शन कर सकता है। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सल्फर का कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कुछ मात्रा रखते हैं, सल्फर से ही उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जो सल्फर के बिना नहीं बन सकते? वो कौन से हैं? सिस्टीन है, सिस्टाइन है एंड मिथियोनिन है। ये 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास सल्फर पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि सल्फर किसके पास पाया जाएगा? अमीनो एसिड के पास पाया जा सकता है, विटामिन के पास पाया जा सकता है। अमीनो एसिड कौन से हैं जिनके पास सल्फर पाया जाता है? सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथियोनिन। जिनके पास सल्फर होगा वही क्या कर सकते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं प्रोटीन्स के अंदर। ये एक अलग पोर्शन होगा कि डाइसल्फाइड क्या होता है, जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर बताएंगे। आप सब सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाता है। अगर प्लांट के अंदर सल्फर की अमाउंट कम होती है तो ये अमीनो एसिड प्लांट के अंदर नहीं बन पाएंगे। अब देखते हैं, ये तो अमीनो एसिड हो गए। अब कुछ विटामिन भी हैं जो सल्फर की हेल्प से बनते हैं, सल्फर के बिना उनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकती। वो कौन कौन से हैं? वो विटामिन हैं, ग्लूटाथायोन हो गया,
थायमिन हो गई, बायोटिन हो गया और कुछ कोएंजाइम ए हो गए और फेरेडोक्सिन हो गया। ये कुछ एक विटामिन्स हैं जो क्या करते हैं, सल्फर के बिना बन नहीं सकते। तो सल्फर की डेफिशिएंसी के अंदर ये विटामिन्स भी बन नहीं पाएंगे। तो सल्फर क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन अमीनो एसिड और विटामिन्स के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करने वाला ये वो एलिमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ ऑनियन। जो ऑनियन होता है, जो गार्लिक होता है, जो होता है ना लहसुन और प्याज जो होती है, उसके अंदर जो स्मेल आती है या फिर जो गैस हमारी आंखों के अंदर जाती है जब हम ऑनियन को कट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और गार्लिक के अंदर जो स्मेल आती है, प्याज के अंदर जो स्मेल आती है जब हम उसको खा लेते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो उस सल्फर के कंपाउंड की वजह से होता है जो उनके ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर लिखा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ ऑयल एंड गार्लिक, जो ऑनियन एंड गार्लिक है उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर पाया जाता है, जो स्मेल पाई जाती है, वो किसकी वजह से पाया जाता है, इज ड्यू टू द सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल। जो उन ऑनियन और गार्लिक के अंदर कुछ वोलेटाइल ऑयल होते हैं, वोलेटाइल का मतलब ऐसे ऑयल जो भाप बन सकते हैं, जो गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके अंदर सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें स्मेल लगती है। किसकी वजह से, ऑनियन और जो गार्लिक होते हैं उनके अंदर जो स्मेल महसूस होती है वो इस सल्फर की वजह से ही होती है। तो ये मैंने सल्फर के बारे में बताया। क्या क्या बताया सल्फर के बारे में, कि सल्फर किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल होता है प्लांट को, और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर SO2 एंड SO3 की फॉर्म के अंदर भी प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। रिक्वायरमेंट रीजन, ये स्टेम एंड रूट टिप के ऊपर पाया जाता है और यंग लीव्स के अंदर भी पाया जाएगा। सीनेसेंस के दौरान इसका क्या होता है, रिमोबिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके फंक्शन देखे हैं तो ये पार्ट होता है अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर का और कुछ विटामिन के स्ट्रक्चर का सल्फर क्या होता है, पार्ट होता है। और क्या होता है, ऑनियन एंड गार्लिक के अंदर जो ऑर्डर देखने को मिलता है, जो स्मेल हमें देखने को मिलती है, जो उसका क्या वजह होती है, उसकी वजह होती है सल्फर। तो सल्फर ये काम करती है। अब देखते हैं कि सल्फर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फर देख लेते हैं, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो सल्फर की डेफिशिएंसी से डेवलप हो सकते हैं। पहला है क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, क्लोरोफिल का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड देखते हैं, अकोमुलेशन ऑफ स्टार्च, सुक्रोज एंड सोल्यूबल नाइट्रोजन। स्टार्च है, सुक्रोज है, नाइट्रोजन है सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, वो सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अकोमुलेशन होना सल्फर की एब्सेंस के अंदर मतलब कि सल्फर क्या था, इनका मेटाबॉलिज्म करवा रहा था, इनका कैटाबॉलिज्म मतलब इनका क्या कर रहा था, इनको तोड़ रहा था, इनके कंपाउंड्स को तोड़ रहा था। तो सल्फर नहीं है तो इनका क्या हो जाएगा, अकुमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, सल्फर की डेफिशिएंसी के अंदर अकुमुलेशन ऑफ स्टार्च, सुक्रोज एंड सोल्यूबल नाइट्रोजन। थर्ड सिम्टम देखते हैं, यंग लीव्स आर द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। आपको पता है कि ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, सल्फर का काम कहाँ होता है, ज़्यादातर यंग लीव्स के अंदर होता है। अगर सल्फर होगा ही नहीं तो यंग लीव्स क्या होंगी, जल्दी अफेक्ट होंगी। सबसे पहले अफेक्ट कौन सी होंगी, यंग लीव्स होंगी, स्टेम एंड रूट की टिप्स होंगी। तो यहाँ पे लिखा गया है यंग लीव्स आर द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिम्टम, चेंज इन पिगमेंटेशन। जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले ओरिजिनल पिगमेंट थे, नॉर्मल पिगमेंट थे, जो जनरल पिगमेंट थे, उनसे हट करके एबनॉर्मल पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चेंज इन पिगमेंटेशन, ये चार क्या हैं, सल्फर की डेफिशिएंसी के अंदर जो प्लांट में अफेक्ट देखने को मिलता है, प्लांट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो मैंने यहाँ 4 पॉइंट के अंदर बताए हैं। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम आयरन के बारे में, कि आयरन प्लांट के अंदर क्या काम करता है। पहला देखते हैं कि सोइल के अंदर किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। आयरन अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, दैट इज Fe3 पॉजिटिव। ये फॉर्म सोइल के अंदर प्रेजेंट होगी तो ही क्या कर सकता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, अपटेक कर सकता है इसका। अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट रीजन क्या है इसका, कि भाई कहाँ ये काम करेगा, कहाँ
ऐसा पार्ट है प्लांट का जहां आयरन काम आ सकता है। ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन प्लांट एंड कलेक्ट अलोंग द लीफ वेन्स। मतलब ये प्लांट में हर जगह काम आएगा, हर सेल के अंदर, हर टाइप के फंक्शंस के अंदर लगभग ये काम आता ही है। हर पार्ट के अंदर आयरन का काम होगा। ज़्यादातर ये कलेक्ट कहाँ होंगे? आयरन के फॉर्म कहाँ कलेक्ट होंगे? लीफ की जो वेन्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो आयरन होता है वो कलेक्ट मिलता है, कलेक्टेड फॉर्म के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एंड कलेक्ट अलोंग द लीफ वेन्स। लीफ की जो वेन्स एंड वेनलेट्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपको आयरन का कलेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? आयरन क्या क्या फंक्शन करता है प्लांट के अंदर, देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ फेराडोक्सिन, फेराडोक्सिन का सिंथेसिस कर सकता है और साइटोक्रोम का सिंथेसिस करता है। बिना आयरन के ना तो फेराडोक्सिन बन पाएगा ना ही साइटोक्रोम बन पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर फेराडोक्सिन नहीं होगा, साइटोक्रोम नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ये आप फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको अच्छे से समझाएंगे कि फेराडोक्सिन और साइटोक्रोम का क्या काम होता है। आप बस इतना समझिए कि आयरन के बिना ना फेराडोक्सिन बन सकता है ना ही साइटोक्रोम्स बन सकते हैं। अब देखते हैं कि आयरन एक्टिवेट कैटालिसिस, कैटालिसिस को आयरन एक्टिवेट करता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि आयरन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। तो क्लोरोफिल के बनने के अंदर भी क्या होता है? आयरन का अच्छा खासा काम होता है। तो बिना आयरन के क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं बन पाएगा। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? क्लोरोसिस वाला फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस सिम्टम्स हमें जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। मैंने अभी बताया कि फेराडोक्सिन और साइटोक्रोम्स बनने का यही एक काम है कि ये फेराडोक्सिन और साइटोक्रोम्स होते हैं, ये एनर्जी का फॉर्मेशन करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर भी होता है। तो आयरन क्या क्या काम करता है जो मैंने अभी बताए? फेराडोक्सिन और साइटोक्रोम्स को बनाने का काम करेगा और कैटालेज को एक्टिवेट करेगा, और ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ के साथ ये टेक पार्ट करता है किसके? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के अंदर। किसके लिए? एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए। इसके अलावा अगर प्लांट्स के बाहर भी अगर हम देखें तो ये आयरन जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसके अंदर? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। प्लांट के अलावा जो आयरन का सबसे बड़ा रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम है जो बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा उसका काम होता है, उसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर ही आयरन का काम होता है। तो आयरन अगर नहीं होगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं होगा, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकता। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ज़्यादातर काम कौन करता है? जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। प्लांट के अंदर कभी भी नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं पाया जाएगा, इसलिए प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। तो इन फंक्शन के अलावा आप प्लांट के बाहर वाले ऑर्गेनिज्म का भी फंक्शन देखें कि आयरन की अब्सेंस के अंदर वो क्या नहीं कर सकते? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। अब प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं हम कि प्लांट्स के अंदर अगर आयरन नहीं होगा तो क्या उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे। पहला, क्लोरोसिस इन यंगर लीव्स। मैंने पहले बताया था कि आयरन क्या है? क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। इसकी वजह से यहाँ पे यंगर लीव्स में क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। क्लोरोसिस क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का लॉस होना ही क्लोरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनहिबिट क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है उसका फॉर्मेशन भी इनहिबिट हो जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ आयरन। नेक्स्ट देखते हैं, मे डेवलप नेक्रोसिस। इसके अंदर सेल की डेथ भी हो सकती है आयरन की अब्सेंस के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है मे डेवलप नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। सेल डेथ भी हो सकती है आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर। लास्ट देखते हैं, इंटरवेनल वाइट क्लोरोसिस। इंटरवेनल का मतलब जो वेन्स हैं, जो लीफ की वेन्स हैं, उनके अंदर क्लोरोसिस तो होगी, मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल तो होगा, बट वहाँ पे कौन सा कलर डेवलप हो जाएगा? वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा। लीफ की जो वेन्स होती हैं वो वाइट कलर की आपको
देखने को मिलेंगी। कब? जब उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो लास्ट मैंने आयरन के बारे में डिस्कस किया कि आयरन किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, उसका रिक्वायरमेंट रीज़न क्या होता है प्लांट के अंदर, उसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्पटम्स प्लांट के अंदर क्या होते हैं। आज मैंने आपको ये 4 एलिमेंट बताए हैं कि इसके क्या-क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, इनके डेफिशिएंसी सिम्पटम्स होते हैं। आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, वरना मैं भी आपको सिर्फ़ ये लिख कर के वैसे ही आपको पढ़ा के जा सकता था। मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाई जाएँ, आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको अगर समझ में आई हैं, तो कमेंट के अंदर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए।